हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मी अमित सिंह। आप 20 दिसंबर को आपका एग्ज़ाम है, तो लगभग एक महीना रह गया है। तो एक महीने में क्या हमें करना है जो जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाएँ। क्योंकि मैं ये एग्ज़ाम 5 बार दे चुका हूँ और इस बार इंटरव्यू में भी अपीयर किया। तो अपने अनुभव के आधार पे मैं आपको बताऊँगा कि इस एक महीने को कैसे यूटिलाइज़ करें, किस तरीके से इसको यूटिलाइज़ करें जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आप ले पाएँ। क्योंकि इस बार वैकेंसीज़ भी कम हैं पिछले 2 सालों की अपेक्षा। तो उससे क्या है कि डेफिनेटली कट ऑफ ऊपर जाएगा और आपको कम से कम 130 स्कोर करना पड़ेगा पेपर वन में। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए श्योर, तो फिर आपको कोशिश करनी पड़ेगी कि आप 135 प्लस लेके आएँ पेपर वन में और पेपर टू को बिल्कुल भी न छोड़ें। तो अब एक लास्ट मंथ में क्या करना है, कैसे करना है, मैं अपना अनुभव आपके साथ साझा करूँगा। तो चलो देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है रिवाइज मिनिमम 2 टाइम्स। जो भी आपने अभी तक पढ़ा है उसको रिवाइज करना, उसको तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है जो आप पहले से पढ़ चुके हो। तो फर्स्ट रिवीजन में आपको क्या करना है कि अभी आपके पास एक महीना है, तो आप 20 आराम से 20 दिन में इतना पूरा रिवाइज कर सकते हो अगर आपने सही से पढ़ा है वो। तो आपको क्या करना है, वो चीज़ें अगर मार्क पहले कर लिए तो बहुत अच्छी बात है, और जिसने नहीं किए हैं उनको क्या करना है कि बहुत ही जिस्ट जो है, जो आपको लगता है कि क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यहाँ से ज़्यादा, या पूरे चैप्टर का सारांश यही है, पूरे चैप्टर का जिस्ट यही है, तो उनको आपको मार्क कर लेना है, अंडरलाइन कर लेना है। फिर सेकेंड रिवाइज में क्या करना है कि उन उसको आपको सही से रिवाइज करना है और इस तरीके से मार्क कर लेना है कि आप पूरा हिस्ट्री ज्योग्राफी सब कुछ 2 दिन में रिवाइज कर सकें। क्योंकि लास्ट में जैसे आपका 20 को एग्ज़ाम है, तो 18 और 19 को आपको इस तरीके से पढ़ना है, इतनी जल्दी से रिवाइज करना है कि वो आपका वहाँ पे काम आ सके। क्योंकि आपका पूरा साल का पढ़ा हुआ जितना काम आता है, उतना ही आपका जो लास्ट 2 डेज 3 डेज में जो आप पढ़ते हैं वो काम आता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। दूसरा एन सी आर टीज़। पहले तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी ने एन सी आर टीज़ को ज़रूर पढ़ा होगा, क्योंकि सी ए पी एफ का जो एग्ज़ाम है वो वो एन सी आर टी पर बेस्ड है, और एन सी आर टीज़ पर बेस्ड होना भी चाहिए। क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो सिविल का हो, चाहे सी ए पी एफ का हो, किसी का भी हो, वो क्या चेक करना चाहते हैं, वो चेक करना चाहते हैं कि आपने जो पहले पढ़ा है वो कितनी सिंसियरिटी के साथ पढ़ा है। तो एन सी आर टी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एन सी आर टीज़ को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। हाँ, अगर आपने नहीं पढ़ा है और पॉलिटी अगर एन सी आर टी नहीं पढ़ी है तो उसको आप छोड़ सकते हैं, उसके लिए लक्ष्मीकांत काफ़ी है। लक्ष्मीकांत आप पढ़ के जाएँ तो वो किताब उसके लिए सफिशियंट है। लेकिन अदर एन सी आर टीज़ हैं, जैसे कि आपकी साइंस की एन सी आर टी है, वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने साइंस की एन सी आर टीज़ लगभग 10 दिन पहले पढ़नी स्टार्ट की थी एग्ज़ाम के, और उसमें लगभग मेरे 1-2 क्वेश्चन गलत थे, बाकी के सभी क्वेश्चन सही हुए थे, और सभी क्वेश्चन एन सी आर टीज़ से ही थे, 9th और 10th की। तो आप 8th 9th और 10th ये एन सी आर टीज़ पढ़ लो बस साइंस के लिए। इसी तरीके से और भी एन सी आर टी जैसे ज्योग्राफी की है, तो उसमें 11th और 12th की एन सी आर टीज़ हैं, वो आप पढ़ सकते हो, और एन सी आर टीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बात करो इकोनॉमिक्स की, तो उसमें मैक्रो और माइक्रो वाली है। अब जिसकी इकोनॉमिक्स वीक है, मान लो कि जिसको बिल्कुल आती ही नहीं है, तो वो स्किप कर सकता है। क्योंकि मैंने इकोनॉमिक्स का एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया था और ना ही इसके बारे में बिल्कुल पढ़ा था, फिर भी मेरा स्कोर अच्छा बन रहा है, 130 के आसपास बन रहा है। तो अगर आपने अभी तक इकोनॉमिक्स पढ़ी है अच्छी तरीके से, तो उसको रिवाइज ज़रूर करना, क्योंकि उससे सीधे सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं और ज़्यादातर क्वेश्चन इसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स से पूछे जाते हैं। तो माइक्रो वाला बहुत अच्छी तरीके से पढ़ के जाना है। और अगर नहीं पढ़ा है और बिल्कुल भी नहीं आता है, तो मेरा तो ऐसा मानना है कि आपको उसको अब बिल्कुल देखना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इतने कम टाइम में आप उसको नहीं पढ़ पाओगे और ना ही समझ पाओगे। तो एन सी आर टीज़ तो मस्ट हैं, उनको आपको अगर पढ़ा है आपने तो रिवाइज़ करिए, जिसने नहीं पढ़ा है उनको भी कम से कम साइंस और हिस्ट्री और ज्योग्राफी, ये एन सी आर टीज़ 15-20 दिन में जो भी टाइम मिलता है उसमें पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि एन सी आर टीज़ को पढ़ने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। सीधे क्वेश्चन ऐसे आते हैं एन सी आर टीज़ से जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे। थर्ड है, डोंट रिलाई ऑन ओनली कोचिंग मटेरियल।
होता क्या है कि हम कहीं से कोचिंग ले लेते हैं तो कोचिंग मटेरियल पर ही पूरा पूरा डिपेंडेंट हो जाते हैं, तो हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, आपने जो एनसीईआरटीज़ हैं उनको पढ़ना है, आपका जो आपने नोट्स बनाए हैं वो पढ़ने हैं। तो ये चीज़ है, कोचिंग मटेरियल ऐसा नहीं है कि आप कोचिंग मटेरियल को लेके आगे बस उसको पढ़ के हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं करना है। एनसीईआरटीज़ जरूर पढ़नी है। एक्स्ट्रा फोकस ऑन करंट अफेयर्स। अब ये जो टाइम है आपका 1 महीने का, इसमें अगर आपने पूरे साल करंट अफेयर नहीं पढ़ी है तो पेपर 1 के लिए इतनी ज़रूरी नहीं है कि आप पहले पढ़ी ना पढ़ी, लेकिन अब आप क्या कर सकते हैं, पिछले 1 साल की करंट अफेयर, जब पिछला एग्ज़ाम हुआ था उससे लेके अब तक सारी करंट अफेयर आपको एक बार ज़रूर पढ़नी है। और उसमें ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि अगर आपकी आंखों तले से एक बार निकल गया कोई भी टॉपिक और उससे क्वेश्चन पूछ लिया गया तो आप आराम से कर ले जाओगे, ऐसे आते हैं उसमें। ठीक है, तो करंट अफेयर्स में आप क्या पढ़ सकते हो, कोई यूट्यूब चैनल है वहाँ पे अगर कोई वीडियो डालता है तो वो आप फॉलो कर सकते हो। 50 जगह से नहीं पढ़नी है, एक जगह से पढ़नी है। या फिर प्रतियोगिता दर्पण मैं पढ़ता था और मैं जहाँ तक जानता हूँ, मैंने बहुत सारे सोर्सेज देखे हैं करंट के, प्रतियोगिता दर्पण इज़ द बेस्ट। उससे बाहर क्वेश्चन CAPF हो चाहे CDS हो चाहे NDA हो, करंट अफेयर का क्वेश्चन उसमें से बाहर नहीं आ सकता, और आता भी नहीं है, अभी तक तो मैंने नहीं देखा कोई क्वेश्चन। और उसके बाद प्रैक्टिस मैथ्स एंड रीजनिंग क्वेश्चंस डेली फॉर 10 to 15 मिनट्स ओनली। अब क्या है कि आप मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करिए जो आप पहले भी कर चुके होंगे, लेकिन अब क्या है प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि हम भूल जाते हैं। तो 10-15 मिनट टाइम दो उसको। 10-15 मिनट में आप आराम से, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस है तो प्रॉफिट एंड लॉस में से आप एक एक सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने हैं आपको करना क्या है कि एक टाइप के क्वेश्चन है, सिंपल इंटरेस्ट से संबंधित है। मान लो सिंपल इंटरेस्ट से क्या है कि आप एक क्वेश्चन उसका सॉल्व कर लो, तो उससे आपको फार्मूला पता चल जाएगा, आइडिया लग जाएगा। और इस तरीके से एक एक क्वेश्चन हर टाइप में से कर लेने हैं तो जल्दी हो जाए। तो एक दिन में 10-15 मिनट से ज़्यादा मैथ्स और रीजनिंग को नहीं देने हैं। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा आते नहीं हैं, और जितने भी आते हैं वो ऐसे आते हैं कि आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, और जिसकी बहुत ही वीक है मैथ्स और रीजनिंग तो वो एक्स्ट्रा टाइम दे सकता है। उसके बाद है राइट होल पेपर 2। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि पेपर 2 आप अगर छोड़ के आ रहे हैं तो समझो कि आप अपना सिलेक्शन छोड़ के आ रहे हैं। पेपर 2 बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि पेपर 1 की एक लिमिट होती है। पेपर 1 में आप कितने ला सकते हो, 130, 140, बहुत अच्छा, बहुत ही कम होते हैं ऐसे, लेकिन दो चार ही कैंडिडेट होते हैं जो 150 प्लस भी ले जाते हैं। तो एक लिमिट है उसकी, 130 के आसपास आप रहेंगे। ठीक है, तो पेपर 2 में अगर 10 मार्क भी ऊपर जाते हैं तो आपने 100 कैंडिडेट्स 200 को ऊपर नीचे किया है, मतलब आप उनसे ऊपर आए हो। समझ रहे हो, तो पेपर 2 इज़ वेरी क्रूशियल। तो अब इसके लिए क्या करना है कि बट बिफोर 1 वीक अब आपको करना क्या, राइट होल पेपर 2। यानी कि अभी से आपको एक ऐसे रोज लिख लो, एक आर्गूमेंट लिख लो, एक आप प्रीसिज राइटिंग कर सकते हो। इसके लिए अगर आपको टॉपिक्स चाहिए हैं तो मैं आज से ही टॉपिक्स डालना शुरू कर दूंगा, लेकिन आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि अगर आपको चाहिए। ठीक है, तो ये लिखना शुरू करो। कोई अब बोल सोच रहे होगे कि भाई इस टॉपिक पे मैं लिखता हूँ लेकिन ये नहीं आया, तो ये मैटर नहीं करता है। आपने किसी भी, आपको क्या एक कला, तैरना सीख गए तो तैरने का मतलब है आप कहीं पे भी तैर सकते हो। इसी तरीके से अगर आपको राइटिंग की प्रैक्टिस है तो आप एक टॉपिक लिखना अच्छी तरीके से सीख गए तो आप कोई भी टॉपिक लिख सकते हो। बस उसके बशर्ते उसमें आपको होना क्या चाहिए कि आप न्यूज़पेपर उसको फॉलो करते आ रहे हो। ठीक है, तो कोई भी न्यूज़ वहाँ पे क्लिक कर सकती है। जैसे कि मैं वो एक टॉपिक था, अर्थ इज़ नॉट ओनली फॉर ह्यूमंस, 2019 के पेपर में आया था। तो उस टाइम पे मेरे दिमाग में क्लिक किया कि ट्रंप ने, एक पत्रकार था तो उसकी बात को नहीं सुना था जब एनवायरनमेंट की बात हो रही थी। तो वहाँ पे मैंने कोट किया था कि सबसे शक्तिशाली राष्ट्र का राष्ट्रपति अगर इन बातों पर ध्यान नहीं दे रहा है, यानी कि एनवायरनमेंट से संबंधित ध्यान नहीं दे रहा है, तो ये हमें और भी स्वार्थी सिद्ध करता है, यानी कि मानव जाति को। तो इस तरीके की चीज़ें आप न्यूज़पेपर में पढ़ेंगे, न्यूज़ देखेंगे, उससे वहाँ पे क्लिक करेंगी। ठीक है, तो पेपर 2 की प्रैक्टिस करके जाओ। नेट प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, और वहाँ पे पूरा अटैम्प्ट अपनी स्ट्रेटेजी, किसी और की स्ट्रेटेजी फॉलो नहीं करनी है। आपको अपने घर पे बैठ के स्ट्रेटेजी बनानी है कि मुझे इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, तो बस वो करके जाओ। पहले मुझे ये करना है, फिर ये करना है, फिर वो करना है। मैंने जो फॉलो किया वो मैं आपको बता देता हूँ। उसमें मैंने पहले क्या किया था, ग्रामर की थी 25 मार्क की, पूरी ग्रामर की। फिर मैंने चारों एसेस किए थे। फिर उसके बाद मैंने प्रीसिज राइटिंग की थी। उसके बाद आर्गूमेंट राइटिंग की थी। इस सीक्वेंस में मैंने किया था।
लेकिन आप अपना खुद बनाओ कि आप किस में कंफर्टेबल हो। ठीक है। उसके बाद रिवाइज इन टाइम स्लॉट्स। रिवीजन टाइम स्लॉट्स में करो, जैसे ज़्यादा बड़े बड़े टाइम नहीं, अभी 2-2 घंटे बैठे रहो पढ़ते रहो, ये नहीं। आपको क्या करना है कि 45-45 मिनट के, 45 मिनट का, 30 मिनट का एक बना लिया टाइम स्लॉट की, उसमें मुझे इतना रिवाइज करना है, इतने चैप्टर रिवाइज करने हैं, क्योंकि अब तो ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करना है। तो 45 मिनट, उसके बाद 10 मिनट 15 मिनट जो भी है, 10 मिनट आप रेस्ट ले लो। इस तरीके से रिवीजन करोगे तो डेफिनेटली ये आप उसको, कि होता क्या है कि हमारा जो दिमाग है वो प्रोसेस करता है किसी भी चीज़ को पढ़ने के बाद। जब आप पढ़ लोगे उसको अच्छी तरीके से, फिर वहाँ जब आप बैठोगे रेस्ट करोगे 10 मिनट, तो वो चीज़ क्या होती है, दिमाग में फिर से चलती रहती है, तो वो आपको अच्छी तरीके से याद रहेगा। लेकिन आप पढ़ते ही जा रहे हो, पढ़ते जा रहे हो, और एक ऐसी सिचुएशन आती है कि आप थक जाते हो, बिल्कुल आपका दिमाग थक जाता है, और तब आप बंद कर रहे हो पढ़ना। तो आपने जो पढ़ लिया वो ठीक है, लेकिन दिमाग उसको प्रोसेस नहीं कर पाता है। तो ये चीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको तो हम नकार ही नहीं सकते। अगर आप इसको ध्यान में नहीं रख रहे हो तो बहुत मुश्किल है, मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे। ठीक है। तो इन चीज़ों को आप ध्यान में रखना, और उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। और किसी भी टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।